हेलो स्टूडेंट्स, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन कंप्लीट करने के बाद। सेकंड हाइड्रोकार्बन इज एल्कीन। एल्कीन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पे पहले बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है। सेकंड जनरल फार्मूला CnH2n, और यहाँ पर n का वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट है। n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर सिली मिस्टेक हो जाता है, ध्यान रखना। n इज इक्वल टू 1 पे कोई भी एल्कीन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट मेंबर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है इथीन और इथाइलिन। देखो, इथीन IUPAC नेम है, IUPAC नेम बहुत कम यूज़ होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये जो इथाइलिन लिखा हुआ ना, ये। और ये किस बेसिस पर लिखा जाता था? तो हमने कॉमन नेमिंग में ये स्टडी किया था कि किसी भी एल्कीन का नाम हमें लिखना पड़ता है एल्काइलिन पैटर्न पर। यहाँ पर ये जो एल्क लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट। मतलब 2 कार्बन है इसलिए मैंने ईथ लिखा है, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइलिन बोलता, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन। इस तरीके से एल्कीन्स का कॉमन नेमिंग होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन इज sp2, बहुत बड़ी बात नहीं है। बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120, स्टैंडर्ड वैल्यू है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है ये। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ये जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज 1.102। ठीक, अब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ यदि एल्किन में याद हो तो हमने 1.112 लिखा था वहाँ पे, और यहाँ पर क्या डिफरेंस? यहाँ पर डिफरेंस है इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का। ये sp2s बॉन्ड कहलाएगा, और ये बॉन्ड लेंथ कैसा होता है? 1.102 होता है। फिर इसकी ज्योमेट्री पर बात करें, ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं एल्कीन का। एल्कीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का कि सारे एटम्स, ऑल एटम्स अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन प्लेन। और यहाँ पे ये जो डंबल शेप p ऑर्बिटल बना हुआ है ये पाई बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। ठीक, तो एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड का प्लेन यदि परपेंडिकुलर है तो कंपाउंड का प्लेन कैसा है? उसके परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर है? ये एल्कीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम आगे डिस्कशन करेंगे। और पुरानी इन्फॉर्मेशन में बात करें जो हमने GOC में स्टडी किया था, हमने एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। एल्कीन का स्टेबिलिटी हम 3 तरीके से देखते हैं। फर्स्ट, सेटजेफ रूल। सेटजेफ को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, सेटजेफ बोलें या जेटसेफ बोलें या जेटजेफ बोलें, सबका मीनिंग एक ही है। और सेटजेफ के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, कहाँ पर? एट डबल बॉन्ड। मतलब मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल, इस तरीके से बोला गया। फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने बोला था स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन क्या था? एडजेसेंट, डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर जो H रहेगा दैट इज अल्फा H। फिर हमने थर्ड जो तरीका देखा था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हमने एल्किन वाले टॉपिक में भी देखा। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी का आइडिया हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिवर्स करके निकाल सकते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर हमने लिखा था जो हमारे सिलेबस में यूज़ होता है वो ये था। ठीक, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम सेटजेफ रूल से बोल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से बोल सकते हैं, या तो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से बोल सकते हैं। ये जो 3 एल्किन जिन पे बॉक्स बना हुआ है ये हमेशा से इंपॉर्टेंट बोला हमने, क्योंकि यहाँ पर सेटजेफ रूल भी फेल हो जाएगा क्योंकि एल्काइल ग्रुप 2 ही हैं तीनों में। हाइपर कॉन्जुगेशन भी फेल हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा एच भी 6 ही हैं। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन होता है। और इसको याद करने के लिए हमने जो शॉर्ट ट्रिक बनाया था वो शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया था? ITC। ITC आई इसका नाम है आइसोब्यूटाइलिन, इसका नाम है ट्रांस टू ब्यूटीन, और इसका नाम है सिस टू ब्यूटीन। क्लियर है? तो ये जनरल इंफॉर्मेशंस हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी टॉपिक में 2 बातें देखनी होती हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। तो हम स्टार्ट करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से यदि स्टार्ट करें तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। हमें अभी ये भी नहीं मालूम कि एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है, लेकिन हमारा सिलेबस ये है कि हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ना है। मैं सिलेबस बता दूं, एलिमिनेशन रिएक्शन हमें 4 टाइप से पढ़ना पड़ेगा। एक रहेगा, क्या लिखा देखो, E2 मैकेनिज्म लिखा हुआ है जिसको हम बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन बोलेंगे। एक मैकेनिज्म हमें पढ़ना पड़ेगा E1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बोलेंगे। एक रहेगा E1CB मैकेनिज्म, एलिमिनेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ CB मीन्स कॉन्जुगेट बेस। और ये जो रेड बॉक्स जो बना हुआ है ना EI मैकेनिज्म, ये बहुत रेयर है। रेयर का मतलब अपने सिलेबस में केवल 2 ही एग्जाम्पल्स हैं
जिनमें ये वाला मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब मेन मैकेनिज्म हमें 3 पढ़ने, E2, E1 और E1CB मैकेनिज्म पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन से स्टार्ट करूं। सबसे पहले हम एलिमिनेशन समझते हैं कि एलिमिनेशन है क्या। तो देखो, एलिमिनेशन का मतलब होता है नेट लॉस इज एलिमिनेशन, टूटकर अलग होना इज एलिमिनेशन। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा है यहाँ पर, और यदि मैंने इस कार्बन से एक ग्रुप, सपोज मैंने ए को यहाँ से रिमूव किया और इस वाले कार्बन से मैंने बी को रिमूव किया, तो दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी कम हो जाएगा ना। और यदि वैलेंसी कम हो जाएगा तो वैलेंसी मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाना पड़ेगा, पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा, मतलब क्या बनेगा, एल्कीन। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, मैं इस प्रोसेस को बोलूँगा एलिमिनेशन ऑफ। लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें ऐसा ए बी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए बी एक कंपाउंड बनेगा, ए बी के साथ कंबाइंड होगा, इसका मतलब ये नहीं है। यदि ऐसा लिखा रहेगा इसका मतलब एलिमिनेशन ऑफ हम क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी ऐसा पढ़ेंगे। ये हो सकता है कि ए किसी और के साथ अटैच हो, बी किसी और के साथ अटैच हो। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम कैसे पहचानेंगे, यदि नेट लॉस होता है एटम का तो एलिमिनेशन है। उससे बेटर तरीका यह है कि यदि पाई बॉन्ड डेवलप होता है प्रोडक्ट में तो दैट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पर एक H और जो ग्रुप हटेगा उसको मैंने लीविंग ग्रुप बोल दिया, जाने वाले ग्रुप को लीविंग ग्रुप ही बोलते हैं। अब यदि मैंने किसी प्रोसेस में यहाँ से एक H और यहाँ से लीविंग ग्रुप को हटा लिया, देखो एक एग्जाम्पल लेना था इसलिए मैंने H एंड लीविंग ग्रुप लिया। मैं चाहूँ तो दोनों लीविंग ग्रुप लिखकर बात कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दोनों H लिखकर बात कर सकता हूँ। क्लियर है। मैं मैकेनिज्म पे आना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यदि H एंड लीविंग ग्रुप को हटाया तो यहाँ पे मुझे पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा। पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एल्कीन। ये एलिमिनेशन है। अब यदि मुझे इस प्रोसेस के लिए मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करना है तो मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करने के लिए पहले हम कॉमन सेंस से थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में दो चीज़ें टूटकर अलग हो रही हैं, एक H एक लीविंग ग्रुप। अब दो चीज़ों को एक जगह से जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। कॉमन सेंस बोलता है जाने के 3 तरीके पॉसिबल हैं। कैसे, या तो H एंड लीविंग ग्रुप एक साथ चले जाएं, या तो फिर H पहले जाए लीविंग ग्रुप बाद में जाए, या लीविंग ग्रुप पहले जाए और H बाद में जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आप बता नहीं सकते। क्लियर है। तो हम कॉमन सेंस से ही याद रखेंगे। देखो हम कितना भी डिटेल में क्यों ना चले जाएं एलिमिनेशन में, याद हम इसी तरीके से रखेंगे। और बस मुझे ये याद कर लेना है, क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब तो ये रिजल्ट बन ही जाएगा। हमें बस याद ये रखना है कि यदि H और लीविंग ग्रुप एक साथ गए तो हम उसे E2 मैकेनिज्म बोलेंगे। यदि H पहले गया लीविंग ग्रुप बाद में गया तो हम उसे E1CB मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और यदि लीविंग ग्रुप पहले गया और H बाद में गया तो हम उसे E1 मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। क्या इस तरीके से पढ़ना एडवाइजेबल है? बिल्कुल। हम मैकेनिज्म बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो अभी मैंने मैकेनिज्म स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन मुझे इस तरीके से मैकेनिज्म आता है, आइडिया है। यदि मैं ये बोल रहा हूँ कि H एंड लीविंग ग्रुप का बॉन्ड मुझे एक साथ ब्रेक करना है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड और इस लीविंग ग्रुप का बॉन्ड मुझे एक साथ ब्रेक करना पड़ेगा। एक साथ ये वाला बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है, तो इन कार्बन का बैलेंस ही कम होगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड बनेगा। देखना अभी जब हम E2 एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे तो E2 एलिमिनेशन ऐसे ही लिखने में आएगा, जबकि मैं कॉमन सेंस से लिख पा रहा हूँ। क्या हम E1CB लिख पाएंगे? बिल्कुल। क्या हम E1CB मैकेनिज्म कॉमन सेंस से लिख पाएंगे? बिल्कुल। H हटा लेते हैं, और ये हमने GOC में सीखा था कि जब H हटाते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो H प्लस यदि हटा लिया तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, माइनस, और यहाँ पर रहेगा लीविंग ग्रुप। माइनस डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को एक्सपेल कर देगा, E1CB मैकेनिज्म हो जाएगा। अभी डिटेल में लिखेंगे तब देख लेना। E1 मैकेनिज्म लिख पाएंगे क्या हम कॉमन सेंस से? बिल्कुल। E1 मैकेनिज्म में क्या करना पड़ेगा, लीविंग ग्रुप पहले हटाना पड़ेगा, और लीविंग ग्रुप पहले हटाने का मतलब हेट्रोलाइसिस, और हेट्रोलाइसिस में आयन पेयर्स आर फॉर्म्ड, तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। फिर कार्बोकैटाइन का ये नेचर होता है कि वो एक्सपल्शन ऑफ प्रोटॉन इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो इस तरीके से पढ़ना एडवाइजेबल है। समझदारी यही है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के याद इसी तरीके से रखें। हालांकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत डिटेल में, लेकिन हम कितने भी डिटेल में क्यों ना चले जाएं, हम पढ़ेंगे इसी तरीके से। क्लियर है। तो हम फर्स्ट मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं और देख लेना इसी तरीके से सब कुछ लिखने में आएगा। तो सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज E2 एलिमिनेशन।
E2 एलिमिनेशन का मतलब बाय मॉलिकुलर एलिमिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन लिख दूं। मैंने लिखा यहाँ पर बीटा एच ऑफ लिविंग ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर। ऐसा क्यों? तो जरा ध्यान से देखना, लिविंग ग्रुप बोलूं मैं किसी ग्रुप को, या मैं उसको बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या मैं इसको बोलूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या मैं इसको बोलूं ग्रुप हैविंग माइनस आई इफेक्ट। ठीक, तो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और ये इफेक्ट धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, और यहाँ पर आएगा डेल्टा माइनस, और यहाँ पर एच पर आएगा डेल्टा प्लस। और ऐसा कोई भी हाइड्रोजन जिस पे प्लस चार्ज होता है, पार्शियल या कंप्लीट, उसको हमें क्या बोलना पड़ता है? एसिडिक बोलना पड़ता है। अब ये अल्फा बीटा कैसे मालूम चलेगा? तो हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, ग्रुप का एडजेसेंट पोजीशन होता है अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा पोजीशन। बीटा कार्बन पे जो एच रहेगा वो कैसा रहेगा? बीटा एच रहेगा। और देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बीटा एच इज एसिडिक इन नेचर। देखो मैं अल्फा एच की अभी बात ही नहीं कर रहा, ठीक, मैं तो बीटा एच की बात कर रहा हूँ। क्या बीटा एच इज एसिडिक? आप तो हाँ सोचो या ना सोचो। तो बीटा एच इज एसिडिक क्यों? क्योंकि उस पर क्या आ रहा है? उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूँ, और मैकेनिज्म में जरा ध्यान दें। मैकेनिज्म में अभी अभी हमने बोला है कि ये वाला एच कैसा है? ये वाला एच है एसिडिक। ठीक, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और ये जो बी माइनस लिया है, ये हमने बेस को लिखा हुआ है ऐसे। बेस हमेशा क्या करेगा? H प्लस से रिएक्ट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब चूंकि साइमल्टेनियसली मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, इसीलिए ये रिएक्शन कैसा रहेगा? ये थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा बॉन्ड एक साथ ब्रेक होना स्लो प्रोसेस होने की निशानी। तो यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यदि ये वाला बॉन्ड बनेगा, तो H का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि H डबल बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देखो, बेस ने इस H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट किया, मतलब ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन आगे कार्बन को पास करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन का एक वैलेंसी कम होगा, तो कार्बन नेक्स्ट कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। और कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इसलिए क्या करेगा? लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करने लगेगा, और इसका मतलब बेस का चार्ज धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, और लिविंग ग्रुप पर चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। याद करो, हमने टॉटोमेरिज्म में मैकेनिज्म लिखने का एक तरीका, आसान तरीका ये भी बताया था कि बॉन्ड बनेगा, ब्रेक होगा, बनेगा, ब्रेक होगा, और हम सेकेंड्स में आंसर लिख सकते थे। क्लियर है ना? तो एक्चुअली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है? इस स्ट्रक्चर में एक्चुअली चार्जेस फ्लोइंग फ्रॉम बेस टू लिविंग ग्रुप। बेस का चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा, बॉन्ड पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो कंप्लीट माइनस आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर जिसमें हमने दिखाया बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रप्चरिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा? जो बॉन्ड बनता है बन जाएगा, और जो बॉन्ड ब्रेक होता है ब्रेक हो जाएगा, और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? एल्कीन। ये E2 एलिमिनेशन है। कैसे मालूम मुझे कि E2 एलिमिनेशन है? क्योंकि हमने पहले याद कर लिया ना कि E2 एलिमिनेशन है। अब यदि हम याद नहीं करना चाहते, हम चेक करना चाहते हैं क्या वाकई ये E2 एलिमिनेशन है, तो जरा इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिखा? मैंने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या? सिंगल स्टेप रिएक्शन। अच्छा, सिंगल स्टेप मुझे कैसे पता चला कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है? मुझे ये देखकर मालूम चला कि यहाँ पर एक भी इंटरमीडिएट नहीं बना। ना इस प्रोसेस में मैंने कहीं कैटाइन बनाया, ना एनाइन बनाया, ना फ्री रेडिकल, ना कार्बिन, ना नाइट्रीन, ना बेंजाइन। और केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें इंटरमीडिएट्स नहीं बनते, इसलिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन का यदि ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, रुको। हाँ, यदि सिंगल स्टेप प्रोसेस का ग्राफ देखना चाहें तो सिंगल स्टेप प्रोसेस का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यदि मैं एनर्जी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट है ना, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक, और यदि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिसाइड करेगा, एनर्जी बैरियर को डिसाइड करेगा। इसका मतलब TS जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका हाइट नीचे रहेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगा, इसका मतलब उसका रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या पॉइंट बना लूँ? मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि रिएक्टिविटी इन
E2 एलिमिनेशन, E2 मैकेनिज्म, ये किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किस पर? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करेगा ये। और यदि ट्रांजिशन स्टेट अब वापस से मैं एक बार देखूं तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या है? डेवलपिंग डबल बॉन्ड है। मतलब वो सारे फैक्टर्स जो डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज करते हैं वो किसको स्टेबलाइज करेंगे? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे। मतलब रिएक्टिविटी इन E2 मैकेनिज्म, हम ये बोलें स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, या हम ये बोलें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन फॉर्म्ड। तो हम एल्कीन बनाकर भी चेक कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो यदि मैं ये बोलूं कि रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, फिर रिएक्टिविटी इन E2 एलिमिनेशन, यदि मैं बात करूं तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा वो टर्शियरी RX, देन सेकेंडरी RX, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा प्राइमरी RX। और ऐसा क्यों? क्योंकि टर्शियरी RX में नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा रहेंगे, और अल्फा एच ज़्यादा होने पे क्या होगा? अल्फा एच यदि ज़्यादा रहेगा तो बनने वाले एल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और यदि बनने वाले एल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो मतलब ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब एनर्जी बैरियर छोटा रहेगा। एनर्जी बैरियर छोटा रहेगा इसका मतलब E2 मैकेनिज्म फेवरेबल होगा, E2 में रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। ठीक, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने इस क्वेश्चन में ट्राई करना है, और ये वाला मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकेंड बोल दिया, और ये थर्ड बोल दिया। अब यदि मुझे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है E2 एलिमिनेशन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड देखना है। तो एल्कीन कैसे बनाऊंगा मैं? एल्कीन लीविंग ग्रुप और H हटाकर बना लेते हैं। भाई अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि अल्फा से लीविंग ग्रुप, बीटा से H गया ना, तो यहाँ पर या हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये टर्शियरी RX है, ये सेकेंडरी RX है, प्राइमरी RX। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा थर्ड, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? सबसे लास्ट में आएगा सेकेंड। हम चाहें तो एल्कीन बना के ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जैसे इसमें मैं करूं। इसमें यदि मैं ट्राई करूंगा तो ये वाला सपोज नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ये टर्शियरी RX है, इसलिए 1 का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, फिर 2 का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, और 3 का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। यदि हम रिजल्ट याद कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और यदि मुझे रिजल्ट याद नहीं रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एल्कीन बनाकर देखना पड़ेगा, और यदि मैं एल्कीन बनाकर देखूंगा तब उसके बाद मुझे अल्फा एच काउंट करने पड़ेंगे। अल्फा एच काउंट करने के बाद मुझे मालूम चल जाएगा। क्लियर है? तो यदि E2 एलिमिनेशन में रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करने वाले हैं? हम अल्फा एच काउंट करके करने वाले हैं, एल्कीन का स्टेबिलिटी देखकर करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, अब यदि सिंगल स्टेप ही प्रोसेस है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? सिंगल स्टेप में तो जो भी पार्टिसिपेट करेगा सब पर डिपेंड करेगा। मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन बोथ, सबस्ट्रेट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा और बेस पर भी डिपेंड करेगा। भाई हमने स्टार्टिंग में क्या क्या लिया था? हमने सबस्ट्रेट लिया था, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, और हमने क्या लिया था? बेस भी लिया था ना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि रेट कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? 2 चीज़ों पर, सबस्ट्रेट और बेस, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इज 2। ठीक, ये जो 2 बता रहे हैं यही तो इसके नाम में आता है। तो यदि मैंने पहले याद नहीं रखा होता तो मैं इस पॉइंट पर आकर ये डिफाइन कर देता कि हमने जो मैकेनिज्म लिखा है ना वो E2 एलिमिनेशन है। भाई नाम, किसी मैकेनिज्म का नाम किस तरीके से बनाते हैं? मैकेनिज्म का नाम मॉलिक्यूलरिटी देखकर बनाते हैं। भाई यदि इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 था तो हमने इसका नाम क्या लिखा? E2। ठीक, क्योंकि देखो E का मतलब है एलिमिनेशन और 2 का मतलब है बायोमॉलिक्यूलर। तो ये हमें कैसे मालूम चलता है? मॉलिक्यूलरिटी से मालूम चल जाता है। क्लियर है? और यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेकर आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, E2 एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन। मतलब बेस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट्स बीटा एच, एसिडिक एच, और एसिडिक एच कौन सा है? एसिडिक एच है बीटा एच, एसिडिक एच फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। क्लियर है? कहने का मतलब एक बार हम स्ट्रक्चर में ट्राई करके बताते हैं, जरा इस स्ट्रक्चर को देखना। जब हमने अभी मैकेनिज्म लिखा था तो देखो यहाँ पर ये जो है ये एंटी एलिमिनेशन है, और यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? सिस एलिमिनेशन बोलें या सिन एलिमिनेशन बोलें। हमने अभी TS बनाया था तो क्या लिखा था? बेस का चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा था और चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, और लिविंग ग्रुप पे चार्ज डेवलप हो रहा था। यदि मैं सेम साइड से करता तो मैं TS ऐसा बनाता ना, ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग ऐसा लिखना पड़ता मुझे,
और यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा माइनस इधर आता। ठीक, तो यहाँ पर हम एंटी एलिमिनेशन करने के लिए बोल रहे हैं, सिस एलिमिनेशन क्यों नहीं होता। देखो क्वेश्चन ये नहीं कि हम एंटी एलिमिनेशन क्यों करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन ये कि हम सिस एलिमिनेशन क्यों नहीं करते हैं। और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो TS बन रहा है ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, और हमने पहले बोला हुआ है कि रिएक्टिविटी इन E2 एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना। अब ये अनस्टेबल क्यों है, तो एक आसान सा एक्सप्लेनेशन बोलूं, ड्यू टू मोर रिपल्शन बिटवीन देखो सिमिलर चार्जेस। अब जरा सर्च करना सिमिलर चार्जेस कहाँ पर है। सिमिलर चार्जेस B पर है और लिविंग ग्रुप पर है। यहाँ पर नज़दीक हैं अपोजिट सिमिलर चार्जेस, इसलिए रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, इसलिए अनस्टेबल। और यहाँ पर डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपल्शन कम रहेगा, और यदि रिपल्शन कम रहेगा तो ये कैसा रहेगा, कंपेरेटिवली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और द स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, इसलिए हम हमेशा एंटी एलिमिनेशन करते हैं, सिस एलिमिनेशन कभी नहीं करते। बहुत रेयर, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर्स में सिस एलिमिनेशन मिलता है, जो अपने सिलेबस में कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, एक तो ये कॉमन सेंस का एक्सप्लेनेशन था। मैं एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। जरा इस कार्बन को देखना, इस कार्बन पर जो 3 ग्रुप हैं, तो मैंने H को लिखा ऐसा, और इस वाले कार्बन के लिविंग ग्रुप को मैंने लिखा ऐसा। ये अपोजिट साइड दिखा रहा है, एंटी एलिमिनेशन है। ठीक, यहाँ पर जो 2 वैलेंसी हैं, एक इनवर्ड द प्लेन एक आउटवर्ड द प्लेन, दोनों पे मैंने लिखा। यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा ऐसा। मैं चाहूँ तो यहीं पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखो, जब अपोजिट साइड से एलिमिनेशन हम करेंगे तब ये कैसा अरेंजमेंट है, ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट है। स्टैगर्ड अरेंजमेंट, वो भी एंटी एलिमिनेशन है, एंटी होगा, ये एंटी फॉर्म है। और यहाँ पर ये कैसा अरेंजमेंट है, ये एक्लिप्स्ड। और एक्लिप्स्ड कैसा होता है, एक्लिप्स्ड होता था अनस्टेबल, और स्टैगर्ड होता था कैसा, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। इसलिए हमेशा एंटी एलिमिनेशन ही करते हैं, मतलब H लिविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट साइड होना ज़रूरी है, इसलिए हम कभी भी सेम साइड से एलिमिनेशन नहीं करते। क्लियर है। अब सेम साइड अपोजिट साइड बोलने का मतलब क्या है, सेम साइड अपोजिट साइड हम कैसे पहचानते हैं, अलग अलग तरीके हैं। देखो, ठीक, पहचानने के यदि हम तरीके लिखें तो जैसे मैं स्ट्रक्चर फ्रेम करके लिखता हूँ, और सपोज जैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये। अब जरा ध्यान से देखें, जो मैंने लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर, उसमें H ब्रोमीन कहाँ पर है, भाई ब्रोमीन लिविंग ग्रुप हुआ ना, तो H ब्रोमीन कहाँ पर है, H ब्रोमीन अपोजिट साइड है। मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन में आसानी से देख पा रहा हूँ। और राइट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है, यदि मैं उसको देखूँ तो उसमें H ब्रोमीन कहाँ पर है, सेम साइड में है। इसका मतलब एलिमिनेशन किस में होगा, एंटी वाले में होगा, सिन वाले में नहीं होगा। यदि इस स्ट्रक्चर में समझ में नहीं आता तो मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन लिख के बताऊंगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसा बनेगा, एंटी वाले का देखो अभी हमने लिख के बताया था, H लिविंग ग्रुप एंटी ऐसा रहेगा और सेम साइड में रहेगा ऐसा। और यदि एलिमिनेशन करना होगा तो हम एलिमिनेशन किस तरीके से करते हैं, इनमें हम एलिमिनेशन करके देख लेते हैं। यदि हम एलिमिनेशन करेंगे तो एलिमिनेशन करने का तरीका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से होता है। इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, ये देखो। अब मुझे एंटी वाले में करना था, अब एंटी वाले में करना था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर H ब्रोमीन को हटा दिया। अब जरा इमेजिन करो, यदि यहाँ से H ब्रोमीन मैंने गायब कर दिया तो ये वाले बॉन्ड गायब हो जाएंगे और इन रियर और फ्रंट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एमी और जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये सेम साइड आएगा ना, ठीक, सेम साइड आएगा। और यदि सेम साइड आएगा तो देखो हमने क्या लिखा हुआ है, जब सेम साइड आएगा तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है एमी डबल बॉन्ड में, देखो हमने एमी और टर्शरी ब्यूटाइल को सेम साइड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, हम किसी भी स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है। अब यदि अपोजिट साइड देखने के तरीके देखें और वैरायटी देखें रिप्रेजेंटेशन का, तो रिप्रेजेंटेशन के वैरायटी ये भी होते हैं इन रिप्रेजेंटेशंस में। देखो, अब यदि देखें तो ये क्या है, इक्वेटोरियल और एक्सियल हमने पढ़ा था, याद हो तो साइक्लोहेक्सेन में जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तब हमने ये स्टडी किया था। अब यहाँ पर ये जो Cl है ये कहाँ पर, ये एक्सियल पर है ना, ये एक्सियल पर, ठीक, देखो एक्सियल पे लिखा हुआ है, एक्सियल पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा रहेगा, यहाँ पर याद है ना ए ऐसा लिखते थे, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल ऐसा फॉर्म लिखते थे, तो यहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल है। अच्छा, यदि मैं इसको इक्वेटोरियल पर लिख के बताऊँ तो इक्वेटोरियल पर लिखने दो जरा मुझे, इक्वेटोरियल पर ये ऐसा दिखेगा, एक्सियल पर ऐसा दिख रहा है और इक्वेटोरियल पर लिखेंगे तो कहाँ दिखेगा, ऐसा दिखेगा।
और क्या इक्वेटोरियल में एलिमिनेशन हो पाएगा? इक्वेटोरियल में एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा इक्वेटोरियल में एलिमिनेशन? क्यों? क्योंकि एंटी पोजीशन पर H प्रेजेंट रहेगा ही नहीं रहेगा। क्लियर है? इसीलिए हमें E2 एलिमिनेशन को हमेशा H को अपोजिट साइड से निकालना पड़ता है। और जितने भी पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन थे मैंने आपको सारे बता दिए। फिर भी हमारे सिलेबस अपने लेवल के हिसाब से बोलें तो अपना रिप्रेजेंटेशन ज़्यादातर डिफ़िकल्ट ये वाले स्ट्रक्चर में मिलता है। और इस वाले स्ट्रक्चर में यदि बात करें तो ये जो रेड कलर से जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एक प्लेन में लिखना ज़रूरी होता है, एक बात। और H और ब्रोमीन अपोजिट साइड होना चाहिए, दूसरी बात। ठीक है ना? तो ये ज़रा ध्यान रखना, ठीक है ना, कि E2 एलिमिनेशन हमेशा कैसा एलिमिनेशन होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में यदि हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में थोड़ा सा अलग वेरिएशन है। अलग वेरिएशन ये है कि देखो ये अल्फा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन बीटा पोजीशन, एक बीटा पोजीशन ये है और एक बीटा पोजीशन ये वाला है जिसको मैंने रेड कार्बन ये लिख दिया। डिफरेंट एक काम करते हैं, एक को बीटा 1 और एक को बीटा 2 लिख लेते हैं, बात करने में आसानी रहेगी। अब अल्फा से लीविंग ग्रुप हटाएंगे, ये तो कंफर्म है। अब लेकिन मुझे मालूम है कि बीटा 1 से भी H हटा सकता हूँ, बीटा 2 से भी H हटा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं? 2। तो मैं जो इस बात पे डिस्कशन करने वाला हूँ वो तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हम पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना भी सीख सकते हैं। भाई पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम? लिविंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई लिविंग ग्रुप को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोला था ना। लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहचान के अल्फा लिख लो, सारे बीटा पोजीशंस लिख लो, और जितने बीटा पोजीशंस रहेंगे उतने पॉसिबल एल्कीन बनेंगे। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, यदि बीटा 1 का H रिमूव हुआ तो ये बनेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये कब बनेगा? जब मैं लिख दूँ बीटा 1 H इज रिमूव्ड, तो पढ़ने में आसानी रहेगी कि ये कब बना। और ये कब बनेगा? व्हेन बीटा 2 H इज रिमूव्ड और एब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस। भाई यदि बीटा 1 से H निकला तो अल्फा और बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और यदि बीटा 2 का H निकला तो अल्फा और बीटा 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब इन पर यदि हम डिस्कशन करें तो देखो यहाँ पर 6 अल्फा H है इसमें, और इसमें अल्फा H बोलूँ तो इसमें 2 अल्फा H है। और हम आसानी से बोल सकते हैं कि 6 अल्फा H वाला ये वाला होगा मोर स्टेबल, इसका मतलब ये वाला होगा कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। ये हमें कैसे मालूम चला? अल्फा H देखकर मालूम चला। अब जब हम स्टेबिलिटी देख पाते हैं तब बोलने के तरीके ये कहते हैं कि जो मोर स्टेबल वाला एल्कीन होता है उसको बोला जाता है सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? सेडजेफ प्रोडक्ट। किसको बोला जाता है? मोर स्टेबल वाले को। मोर स्टेबल हमें कैसे मालूम चलेगा? अल्फा H काउंट करके मालूम चलेगा। और जो लेस स्टेबल वाला होता है इसको बोलते हैं क्या? हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट एक बार रिकॉल करके सोच के देख लो, किसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट? हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं जो लेस स्टेबल वाला होता है, और सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं जो मोर स्टेबल वाला होता है। क्लियर है? अब यदि हम मेजर माइनर की यदि बात करें तो हमने लिखा हुआ है, देखो जनरली सेडजेफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना? हम जनरली मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मोर स्टेबल वाला जैसे हमने क्या बोला? मोर स्टेबल वाला ट्रांस वाला है ना। अभी आगे की लाइन हम बात करते हैं। अब यदि मैं ये बात करूं कि वहां पर ट्रांस वाला ही मैंने क्यों बनाया था, सिस वाला क्यों नहीं बनाया था, तो जरा एक बार इन स्ट्रक्चर्स को देखना। सपोज मैंने लिविंग ग्रुप यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया। अब यदि मैं लिखूंगा ऐसा तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर यदि मुझे H और ब्रोमीन को हटाना है तो ये अपोजिट साइड रखने पड़ेंगे, तो कंफर्म है। अब यहाँ पर देखोगे तो Me क्या है? नज़दीक है, और नज़दीक है तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर सिस एल्कीन बनेगा। अभी हटाना सिखाया था ना कि यहाँ से इमेजिन करो ब्रोमीन और H गायब हो गया, तो Me और Me सेम साइड लिखना पड़ेगा, तो क्या बनेगा? सिस। और यहाँ पर यदि मैं ब्रोमीन और H को गायब करूँगा तो H की साइड Me आएगा ना, और H की साइड Me आएगा, मतलब क्या बनेगा? ट्रांस। इसलिए यहाँ पर हमने मेजर प्रोडक्ट किसको बोला है? ट्रांस को बोला है, ना कि सिस आइसोमर को। क्लियर है? इस तरीके से बोला जाता है। अच्छा, यदि हम मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ क्या है? हमने लिखा हुआ है E2 एलिमिनेशन इज स्टीरियो सेलेक्टिव, और आगे लिखा हुआ है E2 एलिमिनेशन कैन बी स्टीरियो स्पेसिफिक। तो जरा इन टर्म्स पे बात करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक होते क्या है। तो जरा इन टर्म्स को पढ़ो। ठीक, स्क्रीन कैप्चर कर लेना, और स्क्रीन कैप्चर करके एक बार आराम से पढ़ लेना, मैं समझाने का काम कर देता हूँ। ठीक, अब यदि हम समझने की बात करें
तो समझने के लिए देखो, यदि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अभी हमने जो एलिमिनेशन लिखा था उसमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट थे और उनमें से हमने किसी एक को मेजर बोला, दूसरे को माइनर बोला, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक, अब मतलब जिसमें हम मेजर माइनर प्रोडक्ट बताते हैं उसको हम स्टीरियो सेलेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरा टर्म क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या है स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब? किसी एक टाइप के कंपाउंड से एक फिक्स प्रोडक्ट बनना। ठीक, मतलब यदि सिस लिया है तो सिस प्रोडक्ट बने, ट्रांस लिया है तो ट्रांस प्रोडक्ट बने, या ट्रांस लेके सिस प्रोडक्ट बने, मतलब प्रोडक्ट फिक्स होता है स्टार्टिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब अच्छा, ये इसकी बात और आसानी से समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ज़रा देखो, हम ये बोल रहे हैं क्या? स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है? हमने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया और उससे दो प्रोडक्ट बने, एक को हमने मेजर प्रोडक्ट बोला, एक को माइनर प्रोडक्ट बोला, तो स्टीरियो सेलेक्टिव है। अच्छा, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब एक टाइप के कंपाउंड से एक ही टाइप का प्रोडक्ट बने, मतलब यदि ग्रीन लिया तो ग्रीन बने, ऑरेंज लिया तो ऑरेंज बने, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, यदि इनको एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल्स के लिए क्वेश्चन फ्रेम करूं तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा ये वाला देखो। ठीक, इस वाले कंपाउंड में हमने क्या कर रखा है? हमने एलिमिनेशन लिखा है, और एलिमिनेशन हमने क्या लिखा है कि NaOH से रिएक्शन कुछ कराया। अभी रिएजेंट्स पे ध्यान ना दें, अभी किसी और बात पे चर्चा कर लेते हैं अपन। एलिमिनेशन हुआ है, इतना सफिशियंट है, मतलब एक H और एक Br को मैंने यहाँ से रिमूव किया है और डबल बॉन्ड लगाया, केवल इस बात पे गौर करो। तो मैंने क्या किया? पहले मैंने इसको ड्रॉ किया, मैंने H और ब्रोमीन को अपोजिट साइड लिखा, और फिर मुझे क्या करना है? यहाँ से H और इस ब्रोमीन को एलिमिनेट करना है, और H और ब्रोमीन को एलिमिनेट किया तो यहाँ पर Me इनवर्ड द प्लेन है, यहाँ पर PH इनवर्ड द प्लेन है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ भाई, मैं अपोजिट साइड लिखूंगा तो ब्रोमीन और H को एलिमिनेट यहाँ से करूँ तो Me की साइड क्या आएगा? PH, और PH और H ऐसा आएगा, मतलब PH के अपोजिट साइड आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे ट्रांस। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर लिया, ये डायस्ट्रीमर लिया तो ये इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर? अब यदि मान लो मैं इसका दूसरा आइसोमर लेता, स्टीरियो आइसोमर लेता ऐसा, ठीक, ये उस जो ऊपर ये वाला कंपाउंड लिखा उसका आइसोमर लिया मैंने, आइसोमर बदलने पे प्रोडक्ट का टाइप बदल जाएगा, तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर देखो तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। अब जब मैं यहाँ से ब्रोमीन और H को गायब करूंगा तो देखो PH और PH सेम साइड आएगा, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये स्टीरियो स्पेसिफिक है कि इससे मैं ट्रांस नहीं बना सकता, इससे मैं सिस ही बनाऊंगा, और इससे मैं क्या बनाऊंगा? इससे मैं ट्रांस ही बनाऊंगा, मैं क्या नहीं बना सकता? मैं सिस नहीं बना सकता। ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो एक बार सोचकर देख लो, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, और हम क्या बोले? हम मेजर माइनर प्रोडक्ट बोले तब। क्लियर है? और स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड से स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट बनना, ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहलाती है। क्लियर है? तो फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए, और नेक्स्ट लिखा हुआ है, अभी तक तो हमने बोला कि E2 एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? मेजर प्रोडक्ट हम बनाते हैं सेट जेप प्रोडक्ट, मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें लिख के भी बताया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है when bulky and very strong base is used then Hoffman product is formed as major product। रिजिड सेलेक्टिविटी की भी बात करेंगे। यदि मैं ऐसे बेस की बात करूं जो बल्कि और स्ट्रांग होते हैं तो हमारे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है दैट इज टर्शी ब्यूटॉक्साइड आयन। कहने का मतलब यदि मैं लिख के बताऊं भाई, बल्कि का मतलब बिग इन साइज, जिसमें बहुत सारे आइटम रहेंगे, वो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट यही है। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसको यदि हम लिखें तो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें, थ्राइस CO-, हो सकता है ये ऐसा ना लिख के ये इस तरीके से Me3CO- लिखा हुआ मिल जाए, हो सकता है ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लिखा हुआ ऐसा मिल जाए, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। सबसे डिफिकल्ट रिप्रेजेंटेशन होता है इसके लिए ऐसा, T फॉर टर्शरी, Bu फॉर ब्यूटाइल, O-, इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए। तो लिखने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सब बल्कि बेस है, और एक ही बेस लिखा मैंने अभी तक। और यदि बल्कि लिखना चाहूँ तो Et3CO- लिख सकता हूँ, ऐसे और भी बल्कि बेस लिखे जा सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों बनेगा मेजर प्रोडक्ट,
तो ज़रा एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पर यदि मैं वापस से एक लाइन और पढ़ूँ, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस सेलेक्टिविटी ऑफ E2 एलिमिनेशन। हमने ये एल्केन के हेलोजनेशन के टाइम पे तुम्हें बताया था रिड्यूस सेलेक्टिविटी मतलब पोजीशन सेलेक्टिविटी, कि पोजीशन सेलेक्टिव कैसे होता है कोई स्ट्रक्चर। ठीक, तो पोजीशन सेलेक्टिविटी की यदि मैं बात करूं तो जैसे इस स्ट्रक्चर में हमने डिस्कशन किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट किया था, और यहाँ पे अल्फा कार्बन तो एक ही है, यहाँ पर बीटा 2 थे, यहाँ पर ये वाला बीटा 1H था और ये हमने बीटा 2H लिखा था, राइट। अब यदि बल्कि बेस यदि आता है तो यहाँ पर ये वाला जो है ये मोर एक्सपोज्ड है, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन के सराउंडिंग में यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, क्राउड है ज़्यादा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ग्रुप ज़्यादा है, एटम ज़्यादा है, और यहाँ पर है लेस क्राउड, यहाँ पर क्राउड कम है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला एच ज़्यादा एक्सपोज्ड है। अब यदि यहाँ पर बल्कि बेस आएगा तो बल्कि बेस में क्या प्रॉब्लम है, बल्कि बेस में भी नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे हैं, और यदि क्राउडेड एच को अप्रोच करेगा तो रिपल्शन के कारण यहाँ पर अप्रोच हो जाएगा डिफिकल्ट। इसलिए बल्कि बेस क्या करता है, बल्कि बेस हमेशा लेस क्राउडेड एच को रिमूव करता है, और लेस क्राउडेड एच को जब हम रिमूव करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा 2 की साइड बनेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है। अब यदि मैं एक्चुअल डाटा बेस्ड बात करूं तो जरा इस डाटा को देखना, इस रिएक्शन को देखो। इस रिएक्शन में हमने HBr हटाया है और हमने एल्कीन बनाया। ठीक, यहाँ पर देखो ये अल्फा है, यहाँ पर बीटा एक ही है और एक ये वाला, ये बीटा और ये वाला बीटा एक आइडेंटिकल चॉइस। तो स्मॉलर बेस लिया तो यहाँ पर जेड सेफ या सेट जे बोले एक ही बात है, ये मेजर बनेगा, हॉफमैन माइनर बनेगा। लेकिन जैसी बल्कि बेस लिए, बल्कि बेस में देखो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि जो बल्कि बेस होता है वो लेस क्राउडेड एच को ज़्यादा आसानी से रिमूव कर पाता है, इसलिए हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट ही हम लिख कर आते हैं। क्लियर है। तो ये तो डिटेल में डिस्कशन हो गया, हम थोड़ा फाइनल डिसीजन कंक्लूजन पे आते हैं। फॉर डायरेक्ट आंसर हमें E2 एलिमिनेशन में करना क्या है, E2 एलिमिनेशन में हमें क्या करना है, हमें अल्फा लिखना सीखना है। कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहचान जाओगे, अपने सिलेबस में 3 ही होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। नेक्स्ट कार्बन को बीटा लिखना सीखो, ये बीटा पोजीशन हो जाएगा। और करना क्या है, हमें अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से एच हटाना है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे पाई बॉन्ड लगाना है, पाई बॉन्ड लगाना है बिटवीन अल्फा एंड बीटा पोजीशन। और कैसे लगाना है, मुझे रिमूव करना है का लिविंग ग्रुप कहाँ से, फ्रॉम अल्फा, और H रिमूव करना है मुझे फ्रॉम बीटा। इस तरीके से हम E2 एलिमिनेशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बना पाएंगे। और रही बात मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाने की, तो हमारा डिस्कशन हो चुका। नॉर्मल बेस यदि रहेगा, स्मॉलर साइज का बेस यदि रहेगा तो हम कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाएंगे, हम सेट जे प्रोडक्ट बनाएंगे। बल्कि बेस रहेगा तो हम मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएंगे। इन क्वेश्चंस को तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, स्क्रीन कैप्चर करना और एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करके ज़रूर देख लेना। क्लियर है। थोड़ा डिस्कशन एक बार मैं आइडिया दूं कि इनमें कहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्मल बेस लिया है, नॉर्मल बेस लिया है तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं 2 टाइप के बीटा पोजीशन मार्क कर देता हूँ, एक रेड वाला है और एक ब्लू वाला है, ऐसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहाँ पर रहेगा, ब्लू वाले एच को निकालना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड बीटा एच जो है वो ये वाला है। रेड वाले बीटा पे तो एच है नहीं, तो ब्लैक के लिए डबल बॉन्ड लगाऊंगा कि ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए लगाऊंगा, क्यों, सेट जे प्रोडक्ट मुझे बनाना है। क्लियर है। NaOH यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे सेट जे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। स्मॉलर बेस सेट जे बनाना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिकल चॉइस, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दूंगा। यहाँ पे बल्कि बेस है, बल्कि बेस है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, मुझे हॉफमैन प्रोडक्ट लेस क्राउडेड, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर लगाऊंगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, कोई चॉइस ही नहीं मेरे पास, एक ही चॉइस है यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने का। क्लियर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप भी एक बार घर पे ट्राई करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्राई करके देख लेना। और एक्स्ट्रा ट्राई करना चाहो तो इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो तुम। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एलिमिनेशन करना है, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहचान रहे हो तुम, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एलिमिनेशन करना पड़ेगा और डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्लियर है।
और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करना चाहो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे जा सकते हो कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। जितना डेप्थ में जा सकते हैं उतना डेप्थ में जा सकते हो, जितना आपका रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।